हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे, कल हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और आज हम देखेंगे कि ओनरशिप के हिसाब से ये कौन मालिक है इसका, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस तरह की रिसोर्सेज जो समुद्र में पाई जाती हैं उसको मैनेज करती हैं। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean. ओशनिक रिसोर्सेज जो कि 200 नॉटिकल माइल से और आगे की होती है उनको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखा जाता है और ओपन ओशन कहा जाता है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। और इस एरिया में यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद जो जिसको ये कह रहे हैं कि एक ओपन ओशन है, तो यहाँ पर कोई भी देश अपना क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा एरिया है या यहाँ के रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे जब तक उन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर वो जगह आती है उसको परमिशन न दे दे। तो इस तरह से क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज होती हैं जो 200 नॉटिकल माइल से आगे के एरिया में होती हैं और इसको किसी भी कंट्री के बॉर्डर से या जो उनका कोस्टल एरिया है उनसे 200 नॉटिकल माइल से आगे का एरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और इसके लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी होगी। अब जो एक और कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसकी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर भी कैटेगरी बनाई गई है। एक तो है पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन। कोई भी रिसोर्स अगर किसी एरिया में मिलती है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। जैसे राजस्थान और गुजरात का इलाका बहुत सारा ऐसा है जिसमें जो घास बहुत सूखा है और वहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप विंड और सोलर, चूँकि खुला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका आपको पता ही है खुला रहता है, तो यहाँ पर विंड एनर्जी भी आपको बहुत मिलेगी और सोलर एनर्जी भी। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली। लेकिन अभी इन दोनों चीज़ों की, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, इन एरिया में, वैसे जैसलमेर के इलाके में है तो ज़रूर विंड मिल्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी इन रिसोर्सेस को हम बहुत तरीके से बहुत डेवलप नहीं कर पाए हैं, है ना। और अभी उसका एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से जो इस्तेमाल होता है वो नहीं हो रहा है। Developed resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Developed resources उन resources को कहा जाता है जिनका सर्वे तो किया गया, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का भी पता लगा लिया कि कितना हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। और ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए और क्या खर्चा क्या आएगा उसको करने का, है ना। हमारे कितने काम का है, क्या कम खर्चे में ही हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी ध्यान दें। उसके बाद है स्टॉक मतलब आपको पता ही है, जो चीज़ आपने अपने पास रखी हुई है जमा करके। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक। अब क्या है कि इंसानों के पास जो है पर्यावरण या वातावरण में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसका इस्तेमाल करके हम इसे अपने काम के लायक बना सकें। इस तरह की चीज़ों को स्टॉक कहा जाता है। For example, water is a compound of two inflammable gases. आपको पता ही है कि पानी जो है दो ज्वलनशील गैसेस से बनी हुई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O,
है ना, पानी को कहते हैं, केमिकल उसका नेम है। व्हाट कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज, इसका इस्तेमाल हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ देम फॉर द पर्पस। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि जिससे हम इन दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, डिकम्पोज करके उनको इस्तेमाल कर सकें। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। लेकिन अगर कभी भविष्य में हमारी मजबूरी होगी कि हमारे पास कोई एनर्जी रिसोर्स नहीं बचा, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टॉक में है और पानी की कोई कमी हमारे देश में नहीं है, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया बहुत लंबा है ना। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व को भी स्टॉक का ही एक हिस्सा मान सकते हैं आप, which can be put into use with the help of existing technical know-how। इसका इस्तेमाल आप आपके पास टेक्नोलॉजी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट देयर यूज़ इज़ नॉट बीन स्टार्टेड। सब कुछ है लेकिन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया उसको। देयर कैन बी यूज दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इसको भी आप भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो यहाँ तो आपके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं था, यहाँ तो है, तो आप भविष्य में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पता ही है आपको, पानी से बिजली बनाई जाती है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अभी बहुत काफ़ी ऐसे डैम हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दस द वाटर इन द डैम फॉरेस्ट इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। इसलिए पानी जो डैम में है या जंगलों में है उसका भविष्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life। Resources की तो हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसलिए कि ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। आपको पता है, आज से हज़ारों साल पहले इंसान जो था वो केव्स में रहता था और बहुत उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम थी, बहुत कम थी। धीरे धीरे उसने अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, और इस तरह से आज की लाइफ जो हमारी है वो इंसान की इसी एक्टिविटी की और बेटर लाइफ होना चाहिए, इसी एक्टिविटी के कारण आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इट वॉज़ बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि हम समझते हैं कि जो प्रकृति से हमें जो चीज़ मिलती है वो फ्री में मिल रही है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। तब जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो हम उसे बेधड़क एकदम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसमें कई प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया गया, 3 देखिए यहाँ क्या क्या है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू पीपल। इंसान लालची होता है और अपनी लालच को पूरा करने के लिए वो बेधड़क एकदम बिना रोक टोक के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। इसलिए क्या हो गया, रिसोर्सेज अब कम होने लगे हैं। दूसरा है एकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वन हैंड। अब क्या है, कुछ फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथ में सारी रिसोर्सेज जमा हो गई है, यानी कि कुछ ही लोग अमीर हो गए, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट। और जब कुछ लोगों ने इन सभी रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लिया तो उसका नतीजा ये हुआ है कि समाज में 2 ग्रुप बन गए, हैव एंड हैव नॉट, और रिच और पुअर। एक तो वो लोग जिनके पास बहुत है, हैव नॉट यानी जिनके पास कुछ नहीं है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कुछ तो अमीर हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो गरीब हैं। उसके बाद indiscriminate exploitation of resources has led to the global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and degradation। इसके बाद क्या हुआ, एकदम बिना, जैसा मैंने बोला, बिना किसी रोक टोक के जो भी रिसोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन इंसान ने शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गई, है ना। जब आप प्रकृति से कुछ
ज़्यादा ही उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अगर भारत में हम कुछ प्रकृति को चोट पहुंचाएंगे या उसको हानि पहुंचाएंगे तो इसका असर सिर्फ भारत के लोगों पर ही या उस इलाके में ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो ये इंसानों की हरकत के कारण ये सभी चीज़ें, ये 3 चीज़ें प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace. इसलिए ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उसको हम सही तरीके से और पूरे समान रूप से सबको दें ताकि ग्लोबल पीस हो, यानी पूरी दुनिया में शांति रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन फॉर अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अगर आज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उसका धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ देश भी ऐसे हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तो हमारा जो पूरी धरती है वो खतरे में आ जाएगी। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. आजकल आप ज़रूर सुनते होंगे ये शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं उसको हम समझदारी से इस्तेमाल करें और ऐसा करें कि हमारे लिए भी अच्छा हो, हम उसको इस्तेमाल कर लें और हमारे लिए फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी ये चीज़ें रहें, उनको भी इन चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े, उनके लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल हों ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए मिलजुल कर सबका साथ रहने से ही हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सबका डेवलपमेंट संभव है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया लेकिन अपने वातावरण या अपने एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाई। And development in the present should not be compromised with the need of the future generation. आज आपने इस्तेमाल कर लिया उसको, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आपने रखा। ऐसा नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने के लिए सोचा, ऐसा नहीं होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ये क्या है? अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. 1992 जून में करीब 100 देशों के हेड जो थे वो रियो डी जेनेरियो में जमा हुए, जो कि ब्राज़ील में है, और यहाँ पर एक पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट हो रहा था। द समिट वॉज convened by addressing urgent problem of environmental protection of socio-economic development at the global level. और इस समिट में ये चीज़ें जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी, यानी अभी जो तुरंत हो रही थी वो प्रॉब्लम, उसको के बारे में बताया गया और कहा गया कैसे हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पे हो, पूरी दुनिया का डेवलपमेंट हो। The assembled leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity। और एक इस पे संधि पत्र पे साइन हुआ, एक घोषणा पे साइन हुआ जिसमें कहा गया था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसकी टॉपिक थी, है ना। जो घोषणा पत्र पे साइन हुआ उसका नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल climate change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the global forest principle। रियो कन्वेंशन में ये कहा गया कि भाई ग्लोबल फॉरेस्ट सिद्धांत जो होते हैं वो बनाए जाएंगे।
और यहाँ पर एक एजेंडा पास किया जिसको बहुत ही फेमस है ना, एजेंडा 21, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में कर सकें। अब देखिए एजेंडा 21 में क्या है। It is the declaration signed by the world leaders of 1992 at United Nations Conference on Environment and Development। और ये जो 1992 में मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, और ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ही हुआ था। और इसका एम क्या था? इसका एम था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो मिलजुल कर हो। एजेंडा टू कॉम्बैट द एनवायरमेंट डैमेज, और जो हानि हमने पर्यावरण को पहुंचा दी है उसको ठीक करना। पॉवर्टी, पूरी दुनिया से गरीबी दूर करना। डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और बीमारियां जो कई बार एक देश में होती हैं फिर सारी दुनिया में फैल जाती हैं, उसके मामले में भी हम कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। एंड म्यूचुअल नीड, एक दूसरे की ज़रूरत को हम समझें। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसकी जिम्मेवारी भी उठाएं। कई मामले में अमीर देश ऐसे होते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि सच्चाई है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ अमीर देशों का ही होता है। लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नहीं जो गरीब देश है ना वो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं और इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। One major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और एक और जो एजेंडा 21 में बात रखी गई थी वो ये था कि लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल लेवल से ही हम सुधार शुरू करेंगे। यानी लोकल गवर्नमेंट को अपना लोकल एजेंडा 21 बना ले और उसमें वहाँ के जो ऐसी कोई ये काम वो ना करें जिससे उस वहाँ के लोकल पर्यावरण को हानि पहुँचे। और इसका नतीजा होगा कि जब हम हर जगह इस चीज़ को कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं हमें पर्यावरण डैमेज नहीं करना है, पर्यावरण को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुँचानी है, तो ऐसे ही एक एक करके ये जो डिक्लेरेशन को हम अचीव कर पाएंगे। अगर सब के सब ये काम करें कि पर्यावरण को हमें हानि नहीं पहुँचानी है तो सुधार की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।